विजयादशमी का पर्व आज समूचे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किला मैदान में दशहरा उत्सव में शामिल हुए। देश के आधारभूत अवसंरचना परिदृश्य को बदलने वाले पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वें महारत्न का दर्जा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का पंजीकरण आज से शुरू। इस वर्ष 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान किए जाएंगे। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में शारजाह में न्यूजीलैंड ने ग्रुप ए मैच में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया और भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच हैदराबाद में जारी। समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। विजयादशमी का पावन पर्व आज समूचे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। ये त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किला मैदान में श्री धार्मिक लीला कमेटी द्वारा आयोजित विजयादशमी समारोह में सम्मिलित हुए। उधर जम्मू में विजयादशमी का त्योहार धार्मिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शारदीय नवरात्र के दौरान 4 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने श्री माता वैष्णो देवी के पवित्र मंदिर में पूजा अर्चना भी की। जम्मू में भी दशहरे का त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह जम्मू के परेड ग्राउंड में हुआ, जहां पारंपरिक तरीके से रावण दहन हुआ। इस अवसर पर जम्मू में पारंपरिक जुलूस और शोभा यात्रा भी निकाली गई। इसके साथ ही श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा आयोजित पवित्र 9 दिवसीय शतचंडी महायज्ञ भी महानवमी पर श्रद्धा और भक्ति के साथ संपन्न हुआ। नवरात्रों के दौरान श्राइन बोर्ड ने तीर्थयात्रियों के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं संचालित की, जिससे भक्तों की यात्रा आध्यात्मिक अनुभव के साथ संपन्न हुई। जम्मू से गुलशन रैना की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय। वहीं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरखनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विजयादशमी पर पूजा अर्चना की और लोगों को शुभकामनाएं दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। विजयादशमी के पावन अवसर पर गोरखनाथ मंदिर में गोरक्ष पीठाधीश्वर के परंपरागत तिलकोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार साधु और संतों तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिलक लगाकर गोरक्ष पीठाधीश्वर के प्रति श्रद्धा प्रकट कर पूजा अर्चना की। इसके बाद श्रद्धालुओं और जन प्रतिनिधियों ने भी गोरक्ष पीठाधीश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करके उनका आशीर्वाद लिया। उनकी ओर से योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को विजयादशमी की शुभकामनाएं दी। लखनऊ से सुशील चंद्र तिवारी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमन यादव। 10 दिन के मैसूरू दशहरा उत्सव पर आज विजयादशमी के अवसर पर भव्य जंबू सवारी या हाथी जुलूस के साथ समाप्त हो गया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दशहरा हाथी अभिमन्यु पर 750 किलोग्राम सोने के हौदे में स्थापित देवी चामुंडेश्वरी पर पुष्पांजलि अर्पित की। ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं मैसूरू में मौजूद हमारे संवाददाता सुधींद्र से। सुधींद्र, मैसूरू का जो दशहरा उत्सव है वो विश्व प्रसिद्ध है और ये जो दशहरा उत्सव है इसका क्या ऐतिहासिक महत्व है, कृपया कुछ बताएं हमें। जी देखिए, ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि दशहरा त्योहार 15वीं शताब्दी में विजयनगर राजाओं द्वारा आरंभ किया गया था। दशहरा त्योहार हमारे परंपरा, सांस्कृतिक धरोहर, आचरण और आधुनिकता का मिला जुला संगम है। चामुंडी देवी की पूजा और दशहरा जंबू सवारी इसका अहम हिस्सा है। 10 दिन के त्योहार में कवि सम्मेलन का आयोजन, खेल स्पर्धा, कुश्ती, चलचित्र उत्सव, खान पान, वेशभूषा का प्रदर्शन, संगीत, नृत्य और वाद्य कार्यक्रम आयोजित होते हैं। बिहार में विजयादशमी का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। नवरात्रि के 9 दिवसीय उत्सव के अंतिम दिन राज्य भर में देवी दुर्गा की मूर्तियां विसर्जित की गईं। मुख्य कार्यक्रम पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी शामिल हुए। कोलंबो में भारतीय समुदाय के लोग दुर्गा पूजा उत्सव धूमधाम से मना रहे हैं। कोलंबो में श्री मनिका विनायगर कोविल में बनाए गए पूजा पंडाल में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है।
नेपाल में आज सबसे बड़ा त्योहार दशैन मनाया गया। इस त्योहार का अंतिम दिवस टीका उत्सव के रूप में सपरिवार मनाया जाता है। परिवार में सबसे वरिष्ठ सदस्य समस्त परिवार के माथे पर तिलक लगाता है। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने आज बड़ा दशैन के अवसर पर शीतल निवास में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली सहित अन्य प्रमुख व्यक्तियों को दशैन टीका लगाने के बाद जनता को टीका और जमारा प्रदान किया। बहुस्तरीय कनेक्टिविटी के लिए प्रधानमंत्री गतिशक्ति नेशनल मास्टर योजना आज के 3 वर्ष पूरे हो गए। विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों को बहुस्तरीय कनेक्टिविटी अवसंरचना प्रदान करने के लिए 2001 में इस मास्टर योजना का शुभारंभ किया गया था। एक रिपोर्ट। प्रधानमंत्री गतिशक्ति ने मूलभूत परियोजनाओं के कार्यान्वयन और योजना बनाने के लिए 44 केंद्रीय मंत्रालयों तथा 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एकीकृत किया है। इस योजना ने विभिन्न मंत्रालयों की 15 लाख करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 208 बड़ी मूलभूत परियोजनाओं के मूल्यांकन करने की उपलब्धि हासिल की है। इस योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति का उद्देश्य लॉजिस्टिक लागतों में कटौती, 2030 तक 25 शीर्ष देशों की रैंकिंग में शामिल भारत के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में सुधार लाना और आंकड़ों पर आधारित नीति निर्णय को बढ़ावा देना है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति ने मूलभूत परियोजनाओं के कार्यान्वयन और उनकी योजना बनाने के तरीकों में एक आदर्श बदलाव लाया है। श्री गोयल ने कहा है कि प्रधानमंत्री गतिशक्ति का प्रभाव परियोजनाओं के तीव्र कार्यान्वयन, कम लॉजिस्टिक लागत और देश के हर क्षेत्र में पहुंचने वाली बेहतर सेवाओं में देखा जा रहा है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची प्रिया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL को 14वें महारत्न के रूप में मंजूरी दे दी है। सार्वजनिक उद्यम विभाग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न में शामिल करने की मंजूरी दे दी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड रक्षा उत्पादन विभाग केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है। वर्ष 2023-24 में इसका सालाना कारोबार 28,162 करोड़ रुपए और शुद्ध लाभ 7,500 करोड़ रुपए से अधिक रहा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का पंजीकरण आज से ऑनलाइन पोर्टल pminternship.mca.gov.in पर शुरू हो गया। पंजीकरण 25 अक्टूबर तक जारी रहेगा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के अंतर्गत 193 कंपनियों ने लगभग 91,000 इंटर्नशिप के अवसर प्रदान किए हैं। सरकार का लक्ष्य इस वित्त वर्ष में 1.25 लाख इंटर्नशिप के अवसर प्रदान करना है। इस परियोजना पर 800 करोड़ रुपए की लागत आएगी। सरकार ने 5 वर्ष के दौरान 21 से 24 वर्ष आयु वर्ग के 1 करोड़ उम्मीदवारों को इंटर्नशिप उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इंटर्नशिप के दौरान युवाओं को 1 वर्ष के लिए 5,000 रुपए मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा। इसके अलावा उन्हें 6,000 रुपए की एक मुश्त राशि भी दी जाएगी। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग गोले ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा आज उद्घाटित 75 आधारभूत परियोजनाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएं सीमा क्षेत्रों में बुनियादी संरचना के कार्य को आगे बढ़ाने और राष्ट्रीय सुरक्षा को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पूर्वी नौसेना कमान द्वारा आयोजित भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका की नौसेनाओं का बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास मालाबार 2024 इन दिनों विशाखापत्तनम में चल रहा है। इस अभ्यास की शुरुआत 9 अक्टूबर से हुई। इस अभ्यास का उद्देश्य समुद्री सहयोग को बढ़ावा देना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से 19 अक्टूबर तक अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 3 देशों की यात्रा पर जाएंगी। हमारी संवाददाता ने बताया है कि ये भारत के राष्ट्रपति की 3 अफ्रीकी देशों की पहली यात्रा होगी। यात्रा के पहले चरण में राष्ट्रपति कल से 15 अक्टूबर तक अल्जीरिया की यात्रा करेंगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ अल्जीरिया के राष्ट्रपति अब्दुल मजीद तब्बून और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी। सिद्दी अब्दुल्ला साइंस एंड टेक्नोलॉजी पोल यूनिवर्सिटी को भी संबोधित करेंगे। यात्रा के दूसरे चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 16 अक्टूबर को मॉरिटानिया का दौरा करेंगी। मॉरिटानिया की यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब मॉरिटानिया अफ्रीकन यूनियन की अध्यक्षता कर रहा है। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मॉरिटानिया के नेताओं के साथ द्विपक्षीय
बैठकें करेंगी और भारतीय प्रवासियों से भी बातचीत करेंगी। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 से 19 अक्टूबर तक मलावी का दौरा करेंगी। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति मलावी के नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय बैठकें करेंगी और प्रमुख व्यापार एवं उद्योग नेताओं तथा भारतीय प्रवासियों से बातचीत करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 3 देशों अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की यात्रा का उद्देश्य अफ्रीका के देशों के साथ हमारे मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण संबंधों को और मजबूत करना है। दिल्ली से आकाशवाणी समाचार के लिए मयूषा। हरियाणा के कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि राज्य में नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 अक्टूबर को होगा। आज लाडवा में उन्होंने कहा कि समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। सभी राष्ट्रीय नेता और सभी मुख्यमंत्री इस शपथ ग्रहण समारोह में निमंत्रण दिया है और 17 तारीख को पंचकुला जो परेड ग्राउंड है वहां पर इसका स्थान निश्चित हुआ है। उधर जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने केंद्र शासित प्रदेश में सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया है। पार्टी उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कल श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और उन्हें इस संबंध में पत्र सौंपा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने कहा है कि भारतीय आपूर्तिकर्ता वैश्विक स्तर पर बच्चों के लिए संगठन के स्वास्थ्य और रसद सहायता के तीसरे सबसे बड़े प्रदाता हैं। भारतीय व्यवसायियों ने अपने वैश्विक कार्य के लिए यूनिसेफ को लगभग $6 बिलियन की लागत की वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति की है। भारत की पहली आधिकारिक यात्रा करने वाली यूनिसेफ की आपूर्ति विभाग की निदेशक लीला पक्काला ने कहा कि बच्चों के लिए जीवन रक्षक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करने वाले भारतीय प्रदाता विश्व भर के बच्चों के लिए यूनिसेफ के कार्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने कहा कि यूनिसेफ उनके योगदान को महत्व देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा में दीवार गिरने से हुई श्रमिकों की मौत पर दुख व्यक्त किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों को हर संभव सहायता प्रदान करने में जुटा है। श्री मोदी ने घोषणा की कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री ने हरियाणा के कैथल में एक सड़क दुर्घटना में मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति भी संवेदना व्यक्त की है। दुर्घटना एक कार के नहर में गिर जाने से हुई थी। नहर में डूब जाने के कारण 3 महिलाओं तथा 4 लड़कियों की मृत्यु हो गई। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि राज्य सरकार के नेतृत्व में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों के परिजनों को पूर्ण सहायता प्रदान कर रहा है। प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। शारजाह में महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया है। जीत के लिए 116 रन का लक्ष्य न्यूजीलैंड ने 17 ओवर और 3 गेंद में 2 विकेट पर 118 रन बनाकर हासिल कर लिया। इससे पहले श्रीलंका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट पर 115 रन बनाए थे। इस समय ग्रुप बी में बांग्लादेश का सामना दक्षिण अफ्रीका से हो रहा है। हैदराबाद में तीसरे और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच में भारत ने बांग्लादेश को जीत के लिए 298 रन का लक्ष्य दिया है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 297 रन बनाए। श्रृंखला में भारत 2-0 से आगे है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को फसल के मौसम के दौरान पराली जलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने खेतों की लगातार निगरानी के लिए पंजाब और हरियाणा के मुख्य जिलों में 26 केंद्रीय दल तैनात किए हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने कहा कि पराली जलाने की घटना एक गंभीर चिंता का विषय है। इसका असर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की वायु गुणवत्ता पर पड़ता है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विजयदशमी का पर्व आज समूचे देश में श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किला मैदान में दशहरा उत्सव में शामिल हुए। देश के आधारभूत अवसंरचना परिदृश्य को बदलने वाले पीएम गतिशक्ति नेशनल मास्टर प्लान के 3 वर्ष पूरे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को 14वें महारत्न का दर्जा। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना का पंजीकरण आज से शुरू। इस वर्ष 1.25 लाख इंटर्नशिप अवसर प्रदान किए जाएंगे। महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में शारजाह में न्यूजीलैंड ने ग्रुप ए मैच में बांग्लादेश को 8 विकेट से हराया और भारत और बांग्लादेश के बीच तीसरा और अंतिम टी20 क्रिकेट मैच हैदराबाद में जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।